your speech. Thank you. Honourable Member Sri Hukum Deo Narayan Singh. Another. महोदय, इस बिल के प्रस्तावक महोदय लगभग 50 मिनट तक बात को सदन के सामने रखे हैं, लेकिन एक है समस्या को रखना और एक है उसका निदान। जो समस्या है उसका कारण क्या है, उसका निदान क्या है। किसान की समस्या है तो उसके कारण और निदान पर हिंदुस्तान के सुविख्यात किसान नेता चौधरी चरण सिंह किताब लिखे थे, तो उन्होंने लिखा था द इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इज कॉजेज एंड क्योर। जब तक हम कारण को नहीं जानेंगे तब तक उसका निवारण क्या करेंगे। यह बात सही है कि आजाद भारत में बाल विकास के ऊपर, ग्राम विकास के लिए और महिलाओं के कल्याण के लिए राशि खर्च की गई, और उसको हम गिनाते जाएंगे कितना 1000 करोड़ करे, 100 करोड़ करे, 1000 करोड़ करे, लाख कहें, अरब कहें, लेकिन आखिर धरातल पर जहां से हम आते हैं वहां की वस्तु स्थिति क्या है। और वहां जो गिना रहे थे, इतने रक्तहीनता है, इतना कुपोषण है, इतना बीमार है, इतना विकलांग है, तो मैं सबके बारे में एक ही बात जानना चाहता हूं। मैं किसान हूं, बीज कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर जमीन की उर्वरा शक्ति नहीं है जमीन में, तो अच्छे बीज भी उर्वरा विहीन जमीन में अच्छे उत्पादन नहीं दे सकते हैं। और अगर जमीन में उर्वरा शक्ति है, ताकत है, तो कमजोर बीज भी हो तो कुछ न कुछ उत्पादन जरूर दे देता है, वह किसान को निराश नहीं करता। आखिर हिंदुस्तान के बच्चे कमजोर क्यों हैं, विकलांग क्यों हैं, अनपढ़ क्यों हैं? इसके जड़ में अगर जाएं तो पहले उनकी मां की ओर देखना पड़ेगा। उन माताओं की ओर हमारी दृष्टि इसलिए जाती है सभापति महोदय कि उन माताओं को हमने देखा है, और उन्हीं माताओं में से एक मां मेरी भी थी। इसलिए जब मेरी दृष्टि जाती है इन गरीबों के ऊपर, तो मैं पहले अपने भूत में चला जाता हूं कि मैं कहां से चला हूं, कैसे बढ़ा हूं और कैसे यहां तक आया हूं। अभी दिल्ली में ये 4 विशंभर दास मार्ग पर मुझे कोठी जब मिला तो उसकी मरम्मती हो रही थी। एक कमरे में मैं रह रहा था, मजदूर काम करते थे, उसके बाप राज का काम करता था, ईंटा पत्थर लगाता था, और उसकी पत्नी उसके साथ रेजा का काम करती थी। संभवतः वो मध्य प्रदेश या बिहार के पूर्णिया कटिहार के तरफ रहे होंगे, दोनों तरफ के थे। वो ईंट लगाती, वो मजदूरी का काम करती थी, रेजा। पति है राज मिस्त्री, पत्नी है रेजा। उसके 3 बच्चे मेरे उस कैंपस में खेलते थे, और कभी कभी वो मां कहती थी कि दौड़ करके ईंट ले आ, पत्थर ले आ। वो 7 साल, 8 साल, 5 साल के बच्चे न उठता था ईंट, तो ईंट को अपने पेट पर ऐसे पकड़ के लाता था जैसे बंदरनी अपने बच्चे को पेट में सटाती है, ऐसे अपने पेट में सटा के वो बच्चे ईंट ढोते थे और मां के पास रखते थे और वो लगाते थे। एक दिन मैंने पूछा इस बच्चे से, ये ईंट क्यों ढुलवाती हो? तो कहा बाबू ठेका का काम है, ये बच्चा थोड़ा थोड़ा मदद कर देगा तो जल्दी बचेगा तो करेंगे। ऐसे इसी दिल्ली के अंदर इस तरह के बच्चे लाखों की संख्या में हैं। इस दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहां हिंदुस्तान के करोड़पति अरबपति रहते हैं, जहां एक एक रात में लाखों रुपया 5 सितारा होटल में फूकते हैं, डिनर और लंच पार्टी पर खर्चा करते हैं, शादी विवाहों पर खर्चा करते हैं, उस सड़क से आईएएस आईपीएस अफसर जाते, नेता जाते, व्यवसायी जाते, ठेकेदार जाते, लेकिन उस सड़क के किनारे वो पेड़ के नीचे वो पड़े होते हैं। पेड़ के नीचे मां के पेट से जन्मते हैं, वहीं वह पलते हैं, वहीं वह बढ़ते हैं, वहीं वह खेलते हैं, वहीं उनकी जवानी आती है। और इस पेड़ के नीचे वाले उस पेड़ के नीचे से किसी की बेटी से शादी करते हैं, और फिर पेड़ के नीचे ही खुले आसमान में
उनके बच्चे पैदा होते हैं, क्या हिंदुस्तान के लोगों की दृष्टि इस ओर गई? कह रहे थे कि वह बच्चे का यह अधिकार है, यह अधिकार है। मैं कहता हूं बच्चे का वो अधिकार है, लेकिन उन बच्चे को सुधारने का कर्तव्य किसका है? बच्चे को यह अधिकार कब मिलेगा? जब कर्तव्य करने वाले आएंगे। आखिर उन बच्चे के लिए साधन कहां से आएगा? सभापति महोदय, 77 में मैं लोकसभा में आ गया, उससे पहले 3 बार विधानसभा में था, दिल्ली को देखा नहीं। 77 में लोकसभा में आया, नॉर्थ एवेन्यू से मैं पैदल निकल जाता था दिल्ली के घरों को देखने के लिए, मकानों को। इंडिया गेट पर एक दिन गया, गाड़ी जा रही थी, उस गाड़ी में से एक कुत्ता शीशे के तरफ से ऐसे सर निकाल के जी लप 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 करके जा रहा था। मैं टहलते जा रहा था, मैं खड़ा हो गया। मैं सोचने लगा, ये कुत्ता मेरे तरफ जी यूं यूं करके क्या कह रहा है? मैं थोड़ा चिंतन में गया। डॉक्टर लोहिया की दृष्टि से मैंने खोजना प्रारंभ किया, तो मुझे लगा ये कुत्ता मुझको कह रहा है, ऐ इंसान, तू एमपी बन गया है, तेरे तन पर कपड़ा है, तू पैदल चलता है, देख मैं कितनी लंबी गाड़ी में हूं, ठंडा में गर्म, गर्मी में ठंडा गाड़ी है, मेम साहब के बगल में बैठा हूं, घर में जाता हूं, दूध पाव रोटी खाता हूं, सप्ताह में 2 दिन मांस भी खाता हूं, मछली भी खाता हूं। मुझे मेम साहब कौन कौन इलायची बिलायची शैम्पू से नहलाती है कि मेरे शरीर में वो जू न आ जाए, और अगर मुझे जुकाम भी होता है तो मुझे गाड़ी पर चढ़ा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इलाज कराते हैं। बोल तू इंसान, तुझसे मैं कुत्ता अच्छा हूं या नहीं? क्या इस देश के लोग सोचेंगे? 100 रुपया रोज इसी दिल्ली में 100-200 रुपया रोज इन बड़े लोगों के कुत्ते पर खर्च होता है खिलाने पर, और इसी दिल्ली के अंदर में 10-20 लाख बच्चे 8 आना 1 रुपया के रोज पर भी आज खुराक नहीं पा पाते हैं। क्या यह देश चलने वाला है? एक हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि केवल मांग मत करो सरकार से। आज सरकार किसकी है? आजादी के बाद से आज तक देखो तो सब मिलकर सरकार में बैठे हो, कोई राज्य में बैठे हो, कोई केंद्र में बैठे हो, केंद्र में भी सरकार चलाने का अवसर आया। मैं किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता, मैं व्यवस्था को जिम्मेदार मानता हूं। इस व्यवस्था को बदलो जिस व्यवस्था ने इस बच्चे को किया है। और जो बच्चे की बात मैं कह रहा हूं, वो बच्चे संजोग से, दुर्भाग्य से किसान के बच्चे हैं, पिछड़ी जाति के बच्चे हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं, और अगर वो 90 हैं, 95 हैं, तो उसी में 5 ऊंची जाति के निर्धन और निर्बल बच्चे भी उसी में हैं। गरीब ब्राह्मण का बेटा भी आता है, होटल में जूठे पत्तल को फेंकता है, जूठी थाली धोता है, और रात में जारा से ठिठुरता है, तो फुटपाथ पर जब सोता है तो उसी के उस जूट के चट्टी के नीचे वह इंसान का बेटा सोया रहता है, और उसी के बगल में कुत्ता का बच्चा भी जाके उसके साथ गले लगा के सो जाता है। क्या हिंदुस्तान के इस गरीबी को देखा है? सभापति महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, ये संसद, इस संसद के वर्तमान स्वरूप से और इस वर्तमान आर्थिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के रहते हुए वह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, मेहनत कश इंसान के बच्चे कीड़े के जैसे जन्मते रहेंगे, पलते रहेंगे, मरते रहेंगे, ठिठुरते रहेंगे, बहस होती रहेगी, आंख से आंसू बहाते रहेंगे, उनको गिनाते रहेंगे, तुम्हारे लिए इतना अरब का अरब रुपया दे दिया, लेकिन वो रुपया यहां से चलेगा, रास्ते में कहां कहां टपकते 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 रह जाएगा। एक पाइपलाइन, सभापति महोदय, दिल्ली से एक पाइपलाइन गांव तक जाता है जिससे पानी जाता है, और ठीक उसके बगल में दूसरा पाइपलाइन है जिससे रिटर्न होकर ऊपर तक आता है, शिखर से सतह की ओर जाता है, और सतह से फिर लौट के शिखर तक आ जाता है। सतह सूखा का सूखा ही रह जाता है। क्या निकलेगा इससे? कौन चलाता है? भ्रष्टाचार जब तक नहीं मिटेगा तब तक हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान के नहीं सुधरेंगे। मैं फिर कहना चाहूंगा कि गांव के गरीबों के लिए तो इतने गिना रहे थे श्रीमान,
लेकिन सरकारी बैंक और गैर सरकारी नए पुराने बैंक उनके 2,13,352 करोड़ रुपया एनपीए खाते और बट्टे खाते में डाल के जो माफ कर दिए हो, ये 2,13,352 करोड़। तारांकित प्रश्न संख्या 142-6-8-10 वित्त मंत्री ने इसी सदन में जवाब देते हुए कहा है, किसानों को 76,000 करोड़ रुपया दे दिया तो दुनिया में ढिढोरा पीटा गया, और 2,13,352 करोड़ हिंदुस्तान के मुट्ठी भर व्यवसायियों को माफ कर दिया गया। क्या ये पैसे लेके उन बच्चों को रोटी नहीं दे सकते थे? उनको कपड़े नहीं दे सकते थे? उनके पढ़ाई पर खर्च नहीं कर सकते थे? हिंदुस्तान के ये मुट्ठी भर लोग देश को लूट रहे हैं, और वो क्यों लूट रहे हैं उससे आगे आइए, उससे आगे मैं बता दूंगा। श्रीमान, इस देश में गैर सरकारी संगठन है, वो कौन है? उन्हीं के घर के लोग, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई कमिश्नर है, कोई लेफ्टिनेंट है, कोई जर्नल है, कोई कर्नल है, कोई राजनीति में है। बाप बेटा दलाल, बैल का दाम 12 आना, अफसर बन के ऑफिस में बैठा है, उसके घर के उनकी पत्नी एनजीओ बनाती है, उनके परिवार के लोग एनजीओ बनाते हैं, और बाल कल्याण के नाम पर, महिला विकास के नाम पर भारत सरकार का पैसा जाता है। कहां गया कस्तूरबा गांधी के नाम पर बनी हुई स्कूल का पैसा? कहने के लिए तो दलितों के बच्चे के नाम पर लिखते हो, लेकिन कौन ले गया? एनजीओ, एनजीओ, एनजीओ। अब उसका क्या मतलब है सो भगवान जाने। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, ये एनजीओ चलाने वाले केवल 2005-6, 2006-7, 2007-8 इसी सदन में सरकार ने स्वीकार किया है विदेशों से 28,876.90 करोड़, और शिक्षा के नाम पर 7,229 करोड़। इतने रुपए 144 विदेशी देशों से लाए हैं, लंका से, बांग्लादेश से, घाना से। अरे भिखमंगा से भी भीख मांगने में जहां जिस देश के इन बड़े लोगों को शर्म नहीं आती है, और इस देश के गरीबों का कफन बेच के खाने वाले हिंदुस्तान के उन गरीब के बच्चों के उन बाल कल्याण के लिए और उनके उद्धार के लिए क्या क्या कह रहे हो? इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, ये क्यों गया पैसा? किसने खाया है? कोई जांच कर सकते हैं क्या? अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे, शैलेंद्र जी कौन जांच करेगा? चाहे वह कॉमनवेल्थ हो, चाहे वह हर्षद मेहता का हो, चाहे आईपीएल हो, जितने आए लूटते चले गए। सदन में बहस होती है, हम सदन को ठप करते हैं, रोकते हैं, 3 दिन तक धक्का मुक्की करते हैं, उस पर 193 में बहस लाते हैं। हम भी अपने बहस करके, हरियाणा में जिसको कहते हैं थूक बिलोई, थूक बिलोई का मतलब कि थूक को मथते रहो, न मट्ठा निकलेगा न मक्खन। हम थूक बिलोई करते हैं, न मट्ठा निकलता न मक्खन, न मट्ठा न दूध निकलेगा, फैन निकलेगा, फैन। इसीलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, लालू जी के थूक में से फैन भी निकलेगा, किसी गरीब के थूक में से तो फैन भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, सभापति महोदय, मैं इस बात को गंभीरता के साथ गहराई से कहना चाहता हूं,